ये एक ऐसा दर्द था जिसे वह सहन नहीं कर सकता था। समय बीतता है, रात आती है, देखें मुख्य किरदार की क्या हालत है। समय 720 घंटे से शुरू हुआ था, अब 707 घंटे पर आ गया है। ट्यूटोरियल की शुरुआत से 13 घंटे बीत चुके हैं और चार्ली वहां है, 12 घंटे से दर्द महसूस कर रहा है। वह डिस्प्ले को देखते हुए इतना हिम्मत रखता है कि सोच सके कि आधा दिन बीत चुका है और वह अब भी उसी पीड़ा में है। लगभग मरते हुए वह सोचता है कि क्या वह गलत था, क्योंकि अगर न्याय की बात करें तो जो क्षमता वह पाना चाहता है वह उसे तभी मिलती जब वह 10,000 दैत्यों का शिकार करता और उनके खून से खुद को ढंक लेता। लेकिन जो वह करने की कोशिश कर रहा है वह एक शॉर्टकट है। मुख्य पात्र जानता है कि वह यह काम आसानी से नहीं कर सकता, इसलिए वह संघर्ष करता रहेगा। वह मुट्ठी बंद करता है और खुद से पूछता है कि क्या उसे इससे संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां बहुत कुछ दांव पर लगाया था। लगभग निढाल और मौत के कगार पर चार्ली का होश खोने लगता है। तभी सिस्टम से संदेश आता है कि उसने गुप्त वस्तु के लिए शर्तें पूरी कर ली हैं। चार्ली लगभग बेहोश होते हुए उत्साहित है कि शायद वही क्षमता उसे मिले। सिस्टम सूचित करता है कि उसने दैत्यों और राक्षसों की जीवन ऊर्जा अवशोषित कर ली है और इस तरह उसने ट्यूटोरियल में दैत्य का दिल सफलतापूर्वक पूरी तरह अवशोषित कर लिया। मुख्य पात्र लगभग निढाल होकर कहता है, मैंने कर दिखाया। फिर आप समझ ही गए होंगे, है ना? दृष्टि धुंधली होने लगती है, सब कुछ फिक्शन जैसा हो जाता है। सिस्टम का संदेश जिसमें बताया गया है कि उसने विशालकाय बनने की क्षमता हासिल कर ली है, काफी धुंधला है क्योंकि वह लगभग बेहोश हो रहा है और इसी तरह वह क्षमता प्राप्त कर लेता है जिसकी उसे चाह थी, यानी विशालकाय बनना। और इस तरह समय बीतता है। करीब 12 घंटे बाद चार्ली जागता है क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द के कारण वह इस पूरे समय बेहोश रहा और पत्थर को ग्रहण करने के लिए वह 2 बार बेहोश हो गया था। लेकिन चार्ली मेरी ही तरह है, उसे पता है कि उसे एक रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वह खड़ा होता है और ट्यूटोरियल पूरा करने का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी करता है। उसे याद आता है कि 5वें ट्यूटोरियल का रिकॉर्ड ओडिन ने बनाया था और हम ओडिन की छवि देख सकते हैं जो बहुत प्रभावशाली है और चार्ली उससे हारना नहीं चाहता, इसलिए वह तुरंत एक्शन में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले वह खोलकर देखता है कि रैंकिंग क्या है और आर्गन पहले स्थान पर है, जॉयस दूसरे स्थान पर है और प्रोटन मुख्य पात्र रैंकिंग में भी नहीं है, उसने कुछ खास हासिल नहीं किया। 5वें ट्यूटोरियल की शुरुआत में प्रोटन लगभग पूरा समय पत्थर खाने की कोशिश में रहा। यह प्रोटा के लिए अच्छी तरह सोचा गया है। आर्गन क्लिंसा पहले स्थान पर है, उसकी लीडरशिप जबरदस्त है और वह मजबूत खिलाड़ी है। इसके बाद प्रोटो देखता है कि एलेडोर और प्लाडेट 5वें और तीसरे स्थान पर हैं और जाहिर है कि मैं इस खूबसूरत एल्फा का नाम बदलने वाला हूं, है ना? मैं इस एल्फा को एलेडोर नहीं कहूंगा, नहीं, एलेडोर तो किसी आदमी का नाम लगता है। इसका नाम एलेडोरा या डोरा होगा। दूसरे को आप चिफ्रूडो, डोरिल डोरो, प्लांटेट, जो भी उसका असली नाम है कह सकते हैं। लेकिन वह खूबसूरत महिला नहीं, उसका नाम एलेडोरा होगा। हमें बताया जाता है कि ये दोनों काले अल्फा पैंथियन दुनिया के रैंकर्स हैं और जिस दुनिया से वे आते हैं वहां जादू और तलवारबाजी बहुत विकसित हैं। और चार्ली एक ऐसी बात बताता है जो मुझे नहीं पता थी कि ये दोनों अलग अलग दुनियाओं में एक से अधिक ट्यूटोरियल में भाग ले चुके हैं। अब दूसरे स्थान पर है जॉयस, है ना? जॉयस वह बिल्ली जैसी शुद्ध नस्ल की है और प्रोटोगोनिस्ट ने उसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर प्रोटा देखो चौथे स्थान पर है ली सुनग्योन, उसने इस आदमी के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन उसके नाम से लगता है कि वे एक ही दुनिया के हैं। नाम कोरियाई जैसा लगता है और चार्ली देखता है कि ये नाम जिन्हें वह नहीं जानता शीर्ष पर हैं, तो संभव है कि ये वे लोग हों जो मर गए और टॉवर में नहीं जा सके। और चार्ली सोचना बंद करना चाहता है क्योंकि वह एक्शन का आदमी है, तो वह अपनी स्टेटस विंडो खोलने जा रहा है ताकि देख सके कि उसकी हालत कैसी है, वह अच्छा है या बुरा। वह वहां है अविश्वसनीय रूप से मजबूत। प्रोटा सौर अल्ट्रा का सामना करने से पहले ही लेवल 30 पर था और अब बहुत ही कम समय बाद वह लेवल 57 पर है। तो सौर अल्ट्रा ने उसे बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपी दी होगी और उसकी ताकत, जीवन शक्ति और आर्केन शक्ति के गुण लगभग दोगुने हो गए हैं। यानी प्रोटा अब पहले से 2 गुना से भी ज्यादा ताकतवर है। उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत और जीवन शक्ति बहुत बढ़ गई है, खासकर जब उसने दैत्य का दिल खा लिया था। इसके बाद प्रोटा अपनी नई क्षमता कोलोसल फायर को देखता है, एक ऐसी क्षमता जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। ये क्षमता जो उसे मिली है बहुत ऊंचे रैंक की नहीं, लेकिन बहुत नीची भी नहीं है। ये क्षमता उस ट्यूटोरियल के लिए अच्छी है। चार्ली सोचता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे असल में ऐसी क्षमता चाहिए जो क्षेत्र में हमला कर सके। और अब सच में खेल शुरू हो गया है। वह क्षितिज की ओर देखता है और खेती शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले चार्ली रुकता है, पुरानी हैक से ओल्होसिंजा ग्रे आई क्षमता का उपयोग करता है। हम देख रहे हैं कि यह क्षमता कितनी जबरदस्त है और प्रोटो आगे देखता है, उसके सामने सिर्फ पेड़ नजर आते हैं, लेकिन यह क्षमता और भी ज्यादा जबरदस्त होती जा रही है। यह उसकी दृष्टि सीमा से भी आगे की चीजें दिखाती है, बहुत आगे तक, जैसे किसी एल्फ की नजर हो, और उसकी क्षमता और भी ज्यादा झूम कर देती है क्योंकि प्रोटो कई किलोमीटर दूर है और फिर भी वह दर्जनों ऑर्क्स को पूरी तरह साफ देख सकता है। कुछ ही समय बाद प्रोटो उनकी बस्ती के पास पहुंच जाता है और ऑर्क्स आपस में कह रहे हैं, इंसान इंसान आसान शिकार, चलो इसे खत्म कर देते हैं। और चार्ली उन ऑक्स के झुंड को देखकर सोचता है कि वे शायद कोलोसल फायर को आजमाने के लिए सही हैं और उसकी उंगली से आग से भरी मना निकलने लगती है। कुछ ही समय बाद एक विशाल आग पूरी बस्ती को घेरने लगती है क्योंकि कोलोसल फायर की क्षमता प्रोटो की कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। प्रोटा ने लगभग एक ही समय में पूरी बस्ती में आग लगा दी। ऑर्क्स डरकर भाग रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आग एक इंसान ने लगाई है। चार्ली साइकोपैथ जैसी नजरों से इन्वेंट्री से तलवार निकालकर तैयार है। प्रोटो और उसकी तेज धार तलवार मिसाइल की तरह सभी ऑर्क्स के बीच गिरता है। वह गिरते पहले ऑर्क को काट देता है जिसे खुद बचने का मौका भी नहीं मिलता। हम प्रोटो की रैंकिंग देख सकते हैं, वह 15,104वें स्थान पर है। उसके पास 67 अंक हैं और वह सोचता है उसके पास 6 दिन है
इससे ज्यादा समय में वह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा और उसका एक लक्ष्य है ट्यूटोरियल को ऑडियंस से भी तेजी से पूरा करना। थोड़े समय बाद प्रोटो 15,000वीं रैंक से सीधे दूसरे स्थान पर आ गया और उसकी रैंकिंग बढ़ती जा रही है और अर्घान ये सब देखकर देखता है कि जून जो कि चार्ली है अब दूसरे स्थान पर है। अर्घान प्रोटो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मानता है वही लड़का है, कोई और इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता। वह हल्की मुस्कान देता है, उसे यह सब दिलचस्प लगता है। पहले स्थान की प्रतिस्पर्धा वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी। अर्घान को लग रहा था कि चार्ली बस तेज है क्योंकि वह कभी खास नहीं उभरा था, लेकिन अब रैंकिंग देखकर अर्घान को लगता है प्रोटो भी ताकतवर है। जियोन जो अर्घान के पीछे था मुड़ा, मुस्कुराकर बोला, ये सब इतना मजेदार क्यों है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्घान कहता है कि वह इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसने उस आदमी का नाम देखा जिसे वह किसी भी कीमत पर अपनी टीम में चाहता है, और ली सू गॉन जिसे हम जियोन कहते हैं। पूछता है क्या वह व्यक्ति जिसे अर्घान भर्ती करना चाहता है वही डिस्ट्रॉइंग है। फिर अर्घान जियोन से पूछता है क्या जियोन उसे जानता है? जियोन कहता है नहीं, लेकिन नाम से लगता है दोनों एक ही देश के हैं। मैंने नहीं सोचा तुम उसे भर्ती करना चाहते हो, मुझे लगा तुम उसे इसलिए भर्ती करना चाहते हो क्योंकि उसका नाम रैंकिंग में तेजी से ऊपर जा रहा है, जो भी मजबूत है वह सब हमारे ग्रुप में आ रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम उसे भर्ती करोगे। और जियोन अर्घान को चिढ़ाते हुए कहता है देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चार्ली तुम्हें पीछे छोड़ देगा, है ना? और अर्घान कहता है कि वह कुछ समय के लिए रुका रहा, लेवल नहीं बढ़ाया क्योंकि वह उन सबको इकट्ठा करने में बहुत व्यस्त था, इसी वजह से वह ऊपर नहीं जा सका। अर्घान कहता है कि उसकी टीम में सिर्फ एक जगह बची है और वह जगह प्रोटो की है। अपनी टीम तैयार करके अर्घान असली शिकार के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद कोई डिटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और कहता है अर्घान यही जगह है, ठीक है? और जो ये कह रहा है कि उसने जगह ढूंढ ली है वह है प्लाडेंट, जो एक एल्फ और डार्क एल्फ का हाइब्रिड है। वहीं अर्घान नाराज हो जाता है क्योंकि प्लाडेंट ने उसे वृद्ध आदमी कह दिया। इस छोटी नाराजगी के बाद वह शांत हो जाता है और प्रवेश द्वार ढूंढने के लिए एल्फ का धन्यवाद करता है। फिर वह सबको पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि वह एक एरिया स्किल इस्तेमाल करने वाला है और नहीं चाहता कि कोई घायल हो। अर्घान एक एनर्जाइज्ड पंच तैयार करता है और अच्छा हुआ कि उसने सबको दूर हटने के लिए कहा था। पंच इतना जोरदार था कि उसने चारों ओर की सारी जमीन उखाड़ दी। जियोन उस विशाल गड्ढे को देखते हुए पूछता है कि क्या यही वह जगह है जिसे वह पूरे दिन बेतहाशा ढूंढता रहा? उसने कहा हाँ यही वह जगह है, और अगर पालेंडिट की मदद न होती तो वे लोग इस जगह को ढूंढने में कई दिन लगा देते। फिर वे सबको बुलाते हैं कि अंदर आ जाएं ताकि वे शिकार शुरू कर सकें। जियोन आखिरी होता है जो गुफा में कूदता है और महसूस करता है कि यह जगह बहुत ही विशाल है, और वह एल्फ सोचता है कि क्या वे लोग आगे बढ़ने से पहले गुफा की गश्त करेंगे। इसके बाद वह अर्गन की ओर देखता है और पूछता है क्या समस्या है, और अर्गन देख रहा है कि उस जगह पर कुछ अजीब है क्योंकि उसे पता है कि जब वे उस जगह पर कूदे तो डंगोनन की खोज का संदेश आ जाना चाहिए था। वह उस विशाल गड्ढे को देखता है और सोचता है कि क्या किसी ने पहले खोजा है, और अचानक कोई उसे बुलाता है और कहता है कैप्टन यहाँ आइए। और यह जियोन है जो अर्गन का ध्यान आकर्षित करता है और वह उससे कहता है कि रैंकिंग की तालिका देखो, और तुरंत ही वह रैंकिंग खोलता है और वहाँ चार्ली पहले स्थान पर है और वह खुद दूसरे स्थान पर। उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि प्रोटा कब आगे निकल गया, और वह बहुत हैरान है क्योंकि उस पहले पल से जब वह द्वीप पर प्रोटा को पकड़ नहीं पाया था उसने उसे फिर कभी नहीं देखा और नहीं जानता कि वह कहाँ शिकार कर रहा है। और वहाँ ढेर सारी केंचुआ सेंटीपीड काटी जा रही हैं, और ये सिर्फ एक या दो नहीं, कई सेंटीपीड काटी जा रही थी अर्जहान की अद्भुत गति के साथ। एल्डोरा अपने जुड़वा से कहती है कि लगता है अर्जहान बहुत नाराज है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने कभी जीवन में हार नहीं मानी, और प्लांडिट कहता है कि उसे तो अर्जहान नाराज से भी ज्यादा प्रेरित लग रहा है। और सुंदर एल्फ एलाडोरा जियोन से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि यह सिर्फ प्रतिद्वंद्विता है। वह कहता है कि उसे लगता है हाँ यह सिर्फ प्रतिद्वंद्विता है दोनों के बीच। जॉयस कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे शिकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अर्जहान पहला स्थान न खोने के लिए सारे जानवर खुद ही शिकार कर रहा है। अर्जहान वापस आता है और कहता है ठीक है तो टीम को दो हिस्सों में बांटते हैं। और इसी तरह हमें टॉवर की शुद्ध रक्त वाली जॉयस दिखाई जाती है जो एक ऐसे भाड़े के परिवार में पैदा हुई है जो जादू का इस्तेमाल करता है, और वह भी अपनी आंखें नहीं खोलती। लेकिन जैसा कि गोकू पहले ही कह चुका है किसी व्यक्ति को ढूंढने के कई तरीके होते हैं। आप उसे की हवा के बहाव, सांस लेने, शरीर की गर्मी, दिल की धड़कन, आवाज, उस व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित मना के प्रवाह और कई अन्य तरीकों से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए उसे लगता है कि उसे आंखों की जरूरत ही नहीं है, बस हमेशा आंखें बंद रखती है। ये तो बिल्कुल कनाडियन के शाखा जैसी लगती है। और अर्घन कहता है कि यह सब बिल्कुल सही समय पर हुआ क्योंकि वे एक चौराहे पर पहुंच गए थे, और वह कहता है कि वह एक रास्ते पर जाएगा और दूसरा रास्ता डोरा और प्लंडिट के नेतृत्व में होगा। हर कोई अलग अलग रास्ते पर जाएगा लेकिन वे पूरे समय संपर्क में रहेंगे। एल्फों की टीम में जॉयस, जियोन, टैफॉन और फाल्ब भी होंगे। इस बीच दूसरी टीम में अर्घन और बाकी सहायक पात्र शामिल हैं, और अर्घन कहता है कि इस टीम को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक जॉयस उनके साथ है वे सुरक्षित हैं। और इस तरह प्यारी जॉयस पूरे समूह की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेती है और वह बाकी लोगों से विदा लेती है, यह कहते हुए कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। और अर्घन की टीम एक तरफ जाती है और जॉयस की टीम दूसरी तरफ। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोई मना विस्फोट की क्षमता का उपयोग कर रहा है और वह जियोन है, और वह अपने सामने आने वाले सभी जीवों को चकनाचूर कर देता है क्योंकि उसे मना पर बहुत अच्छी पकड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉयस तेज आगे बढ़ रही है और सीधे सिर के बल सेंटीपीड्स पर गिरती है, उन्हें काटने के लिए तैयार। और इस तरह वह इधर काटती है, उधर काटती है, हर जगह काटती है, और वो भी बिना आंखें खोले। और थोड़े ही समय में जॉयस की टीम सारी सेंटीपीड्स को हरा देती है। और कुल्हाड़ी वाला सहायक किरदार कहता है कि कई घंटे लगातार शिकार करना बहुत थका देने वाला है। जियोन सहमत होता है। मन ही मन वह सोचता है कि वह इतना थक गया है कि अब सिर्फ 2 बार मना विस्फोट कर सकता है। उसे लगता है कि मना बॉस के लिए बचाना चाहिए। जब वे आगे देखते हैं उनके सामने एक विशाल दरवाजा होता है, और जियोन कहता है कि उसे पक्का नहीं पता लेकिन शायद उनके सामने ही बॉस का हॉल है।
और डोरा कहती है, बॉस का हॉल क्या होता है? जियोन कहता है कि उसके ग्रह पर वे लोग वीडियो गेम खेलते थे और हमेशा ऐसे दरवाजों के पीछे एक बॉस होता था। जॉयस उसके पास आती है और कहती है कि शिकार खत्म होने के बाद भी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि जब कोई ध्यान खो देता है और वैसे ही आराम करता है तो वह मौत के करीब पहुंच जाता है। जियोन सहमत होता है और रैंकिंग्स पढ़ने की तैयारी करता है। तभी अचानक वह रैंकिंग में हो रही चीजों को देखकर पीला पड़ जाता है और जॉयस पूछती है, अरे क्या समस्या है, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? और वह थोड़ा हकलाते हुए कहता है, रैंकिंग। अचानक वे सभी महसूस करते हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली मना पूरे इलाके में फैल रही है और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एक और व्यक्ति कहता है कि ये सारी मना दरवाजे से निकली है तो जरूर दरवाजे के पीछे कुछ हो रहा है। और जॉयस उसी समय नेतृत्व संभालती है और सबको तैयार रहने के लिए कहती है और हर कोई अपनी अपनी जगह पर आ जाता है। जियोन सोचती रहती है कि जो अभी अभी कंपन हुआ और पहले स्थान के अंक का योगदान हुआ, ये दोनों चीजें निश्चित रूप से आपस में जुड़ी हुई हैं। और जॉयस दरवाजा खोलना शुरू करती है और सोचती है कि क्या वह आदमी चार्ली नाम का अंदर है। जैसे ही वे लोग बॉस के हॉल में दाखिल होते हैं, वहां एक अजीब दृश्य होता है। हर तरफ खून बिखरा है और जानवरों के टुकड़े पड़े हैं। वे अंदर घुसते हैं। 2 सेकंड बाद ही सिस्टम का संदेश आता है कि बॉस की राइड पूरी हो गई है। जॉयस और बाकी लोग उसी भाव में रह जाते हैं, समझने की कोशिश करते हुए कि अंदर क्या हो रहा है। जियोन सामने देखता है और डर के मारे सिहर उठता है क्योंकि वह जानता है कि वह वही है। और वह चार्ली और रैंकिंग की सूची को देखते हुए नोटिस करता है कि चार्ली के अंक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ऊपर देखते हुए वह केवल चार्ली की परछाई और उसकी चमकती हुई स्लेटी आंखें देखता है। और जब प्रोटा का स्कोर बढ़ना बंद होता है तब तक उसके पास 10,000 से भी ज्यादा अंक हो चुके होते हैं। अरे लाइट जलाओ, कुछ दिख नहीं रहा है। अब हाँ, अब मैं तुम्हें और अच्छे से देख सकता हूँ। जरा प्रोटा की आंखों का क्लोजअप दिखाओ। हाँ, बंदर जैसी आंखें सच में चमक रही हैं। चार्ली को याद आता है कुछ समय पहले ही वे दोनों बॉस के खिलाफ अपनी उन्मादी लड़ाई में थे। बॉस ताकतवर और बड़ा था लेकिन उसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। तो बस यही करना था, काटना और बचना। कुछ ही समय बाद वह जिद्दी बॉस भी हार गया और प्रोटा एक बार फिर लेवल अप हो गया। साथ ही उसकी ताकत, फुर्ती और जादुई शक्ति भी बढ़ गई। चार्ली सोच रहा है कि उसे अपनी सारी क्षमताओं को आजमाना होगा और ऐसा करके वह जानता है कि वह अपनी युद्ध शक्ति को बेहतर बना सकेगा, अपनी सभी क्षमताओं में दक्षता बढ़ा सकेगा। लेकिन उसे यह भी पता है कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। और चार्ली थोड़ा निराश भी है क्योंकि उसकी जीवन शक्ति कम है और यही उसकी विशालकाय बनने की क्षमता को सीमित कर रही है। और सिस्टम उसे सूचित करता है कि बॉस हॉल पूरा करने पर उसे 3000 अंक मिले हैं और इस बॉस को मारने से उसकी आकाशीय तारा संहारक क्षमता की पूर्णता दर में 1% की वृद्धि हुई है। चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि 1% उस समय की तुलना में 1000 गुना बेहतर है जब वह सिर्फ एक जानवर मारकर 0.0001 ही पा रहा था। मुख्य पात्र मरे हुए जानवर की लाश पर टिकता है और एक छलांग लगाता है और बॉस के ऊपर चढ़ जाता है और उसे एहसास होता है कि सैकड़ों या हजारों जानवरों को मारना उसकी आकाशीय तारा संहारक क्षमता को बढ़ाने का जवाब नहीं है। उसे ध्यान केंद्रित करना होगा और ऐसे उच्च स्तर के बॉस या उससे भी बड़े बॉस को मारना होगा। जिस तरह से पूर्णता दर अभी बहुत कम है, उससे ये सच में पता नहीं चलता कि ये स्किल असल में कैसे काम करती है। तो चार्ली एक योजना बनाता है आकाशीय तारा संहारक की पूर्णता दर बढ़ाने की। वो एक आवाज सुनता है और आगे देखता है और ऐसा लगता है कि कुछ लोग अंदर आ रहे हैं और बॉस की लाश के ऊपर खड़े होकर वह कहता है, तो तुम लोग लेट हो गए है ना, ये बंदा अभी अभी मरा है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई अनुभव या लूट नहीं बची है। हम देखते हैं कि वहाँ जो लोग पहुंचे हैं वे जॉयस की टीम है और खूबसूरत एल्फ प्रोटोगोनिस्ट को बॉस के ऊपर देखकर बहुत हैरान रह जाती है। और एक साइड कैरेक्टर तो इतना चौंक जाता है कि उसे यकीन ही नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया लगभग सुनाई नहीं देती, जैसे कि वह सबको कप्तान के जरिए कोई संदेश देना चाहता हो, क्योंकि वह भी उसी ट्यूटोरियल में था जो उन्होंने किया था। और ये बंदा तो सच में वास्तव में एक असली राक्षस है, जैसे कोई पिंजरे में बंद जानवर। और मुझे इस बात पे कोई भी हैरानी नहीं है कि कप्तान ब्राजील जाना चाहता है, इतना ज्यादा उसमें जाने के लिए। जियोन दुनिया का सबसे बेवकूफ सवाल पूछता है, अरे क्या तुम चार्ली हो? आपके साथी कहाँ हैं? वे लोग कहाँ हैं? मैं अकेला हूँ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? अब जियोन को यकीन हो जाता है कि उसे अपनी टीम में लेना है क्योंकि वह जानता है कि वह बहुत खतरनाक हो सकता है। और जियोन बेवकूफ सवालों का राजा प्रोटा से पूछता है, चूंकि वह अकेला है, क्या वह उसकी टीम में आना चाहेगा? और चार्ली बॉस की लाश पर बैठा हुआ महसूस करता है कि जियोन ठीक उसी की तरह एक कोरियाई है। प्रोटा सभी प्रतिभागियों को देखते हुए नोटिस करता है कि डोरा भी उनमें से एक है, तो निश्चित रूप से यह आर्गन की टीम है। और चार सोचता है कि उन्होंने शायद टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया है क्योंकि आर्गन वहां नहीं है। वह जॉयस की खूबसूरती देखता है, महसूस करता है कि वह उसे पिछले जीवन से नहीं पहचानता, न जानता है कि वह कौन है। प्रोटा सोचता है कि वह जॉयस है और वह एक मजबूत खिलाड़ी है क्योंकि वह रैंक 3 पर आई थी आर्गन के पीछे। बंद आंखों वाली महिला अब भी आंखें बंद किए सब कुछ देख रही है। चार्ली वहां मौजूद सभी का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालता है कि आर्गन ने अच्छे साथियों को चुना है और इस टीम का भविष्य उज्जवल है। और अधीर जियोनन पूछता है कि प्रोटा का जवाब क्या है। वह कहता है कि धन्यवाद, लेकिन वह नहीं चाहेगा, वह अकेला ही रहेगा। और जियोन कहता है कि उसे पहले से ही यह जवाब पता था क्योंकि कप्तान को भी उसने मना कर दिया था। और जॉयस पूछती है कि क्या वह इस रेड के बॉस का सामना अकेले करने की योजना बना रहा है। वह कहती है कि उनके पास इस ट्यूटोरियल को पूरा करने के लिए 1 महीना है और बॉस को इस तरह से बनाया गया है कि कई लोग मिलकर उसे हरा सकें, न कि सिर्फ एक व्यक्ति। और चार्ली जो बहुत गुस्सैल है कहता है, तो क्या? चार्ल्स जानता है कि अंतिम ट्यूटोरियल का फोकस टीमों पर है, लेकिन वह जानता है कि वह किसी टीम में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि अगर वह टीम में गया तो वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना स्तर नहीं बढ़ा
बढ़ा पाएगा। और चार्ल्स उनसे बात करना शुरू करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वे जो चाहते हैं वह है, और उसे वाक्य पूरा करने का समय भी नहीं मिलता। सब कुछ हिलने लगता है और डोरा जियोन से बात करती है, जिसने टेलीपैथिक रूप से आर्गन से संपर्क किया था, ये बताने के लिए कि उन्होंने ओसेम्बल को ढूंढ लिया है। और वह कहती है कि ये कंपन शायद उनके चलने के कारण है, क्योंकि उसने कहा था कि वह अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। जियोन जानता है कि यह सब गलत होने वाला है। आर्गन जिगजैग करते हुए तेज गति से आता है और उसी तेज गति से उस जगह कूद जाता है जहां प्रोटा है, और आर्गन चार्ल्स के आमने सामने कहता है कि उसने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन चार्ल्स बहुत गुस्से में है। वह एक पल में ही आर्गन का सिर पकड़ लेता है और उसे बोलने नहीं देता, और फिर वह उसका सिर जोर से बॉस की मृतदेह पर दे मारता है। जियोन, डोरा और जॉयस जो कुछ हुआ उससे बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनका कप्तान बहुत ताकतवर है। तो फिर ये आदमी कितना ताकतवर है जो कप्तान को पकड़कर उसका सिर बॉस पर दे मारता है? और पीछे खड़े बाकी लोग डर के मारे जड़ हो जाते हैं। और चार्ल्स, जिसे उनकी कोई परवाह नहीं, पूछता है, तो तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो, है ना? या फिर तुम लोग रैंकर बनना चाहते हो? और जॉयस काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई जो शुद्ध रक्त नहीं है वह रैंक शब्द के बारे में कैसे जानता है। और सिस्टम हमें बताता है कि रैंक वह प्राणी है जिसने टॉवर के सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और सभी मंजिलें पार कर ली हैं, और वह शक्ति, महिमा और शाश्वत जीवन से भरपूर होता है। लेकिन चार्ल्स उन्हें देखते हुए कहता है कि उसे खेद है, क्योंकि उसे ऐसी चीजों में रैंक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वह कहता है कि आखिरकार उसे रैंक बनना ही पड़ेगा, लेकिन ये तो बस उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसे वह अपना रहा है। और जॉयस तलवार को कसकर पकड़ती है, बहुत गुस्से में, और अपनी आंखें फाड़कर सोचती है कि उसने ऐसी बातें कैसे कह दी कि रैंक उसके लिए बस ऐसी ही कोई चीज है। वह जानती है कि जो लोग शुद्ध रक्त नहीं हैं और जिन्हें टॉवर ने नहीं चुना, उनके लिए रैंक बनना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। और वह यह भी सोचती है कि जो राजा उसके लोगों का नेतृत्व करता है वह एक बहुत ही सम्मानित रैंक है। और वह बहुत गुस्से में पूछती है कि उसमें ऐसा क्या अलग है? अगर वह रैंक नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? वह चार्ल्स की ओर देखती है और कहती है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम हाई रैंक बनना चाहते हो? और चार्ली ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, नहीं, मैं इससे भी ऊंचा जाऊंगा। मेरा अंतिम लक्ष्य इस टॉवर की छोटी जैसा कुछ नहीं है। मैं इस टॉवर की छत को तोड़ दूंगा और उससे भी ऊंचा जाऊंगा। और जॉयस गुस्से में कहती है कि ये सब बकवास है, वह बकवास कर रहा है। छोटी झपकी के बाद आर्गन जागता है और तुम्हें चार्ल्स के नाम से बुलाता है। वह चार्ल्स से पूछता है कि क्या सोचता और कर रहा है। ये दर्दनाक था। अपना सिर बकरे से टकराना बहुत दर्दनाक था। चार्ल्स उसे घूरता है और कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उसकी ओर इतनी जोर से आ रहा था कि उसे लगा वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे रोकना पड़ा। आर्गन गुस्से में कहता है कि वह बस उसे पकड़ना चाहता था, बस इतना ही। यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है ना? चार्ल्स शरारती अंदाज में कहता है कि अगर कोई इतना ताकतवर इंसान जैसे आर्गन उसकी ओर दौड़ता है तो जाहिर है कि उसे डर लगेगा। आर्गन ये सुनकर कहता है, अच्छा ठीक, क्या सच में ऐसा ही है? ओह, बहुत खेद है, माफ करना, तुम्हें डरा दिया। आर्गन कहता है उसने उनकी बातचीत सुनी, टॉवर की छत तोड़ने की बात है, और उसे ये योजना बिल्कुल बेवकूफी लगती है। आर्गन प्रोटा से कहता है कि उसके पिता ने कहा था कि टॉवर के बाहर एक और बड़ी शक्ति है। आर्गन कहता है कि चार्ल्स उसके पिता को नहीं जानता, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली है। चार्ल्स, जो पहले ही उसके पिता से मिल चुका है और उसके साथ लड़ चुका है, सोचता है कि वह ओलिंप के राजा ज्यूस को जानता है। इसके बाद आर्गन प्रोटा की ओर देखता है और कहता है, तो क्या तुमने फिर से हमारी टीम में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया? और आर्गन कहता है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि सार्डिन मछली व्हेल के साथ नहीं तैर सकती, है ना? और आर्गन उससे कहता है कि वह खुद को सिर्फ एक सार्डिन मछली न समझे, क्योंकि एक दिन वह ओलिंप का राजा बनेगा। और जैसे ही वह यह कहता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर ओलिंप ने यह सुना तो वे जरूर उनका पीछा करेंगे। और प्रोटा बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि ओलिंप के प्रत्यक्ष वंशज द्वारा ऐसी घोषणा करना बहुत हिम्मत की बात है। फिर आर्गन कहता है कि वह यह बात चार्ली को साबित करके दिखाएगा, और एक शर्त रखता है, जो भी पहले बॉस को हरा देगा और सबसे ज्यादा अंक इकट्ठा करेगा वही शर्त जीतेगा। वह चार्ली से कहता है कि चार्ली अपनी मर्जी से जितने लोगों की टीम बनाना चाहे बना सकता है, और उसमें कितने भी लोग हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्गन की टीम में अधिकतम 9 लोग होंगे। चार्ली को यह प्रस्ताव बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि अगर वह कोई और होता तो सैकड़ों लोगों की टीम बना लेता, जबकि आर्गन की टीम में सिर्फ 9 लोग होते, जो कमजोरी है। आर्गन निष्कर्ष निकालते हुए प्रोटा से कहता है कि अगर वह जीत गया तो उसे उसकी टीम में शामिल होना पड़ेगा। और चार्ली, जो बैठा है पैर पर पैर चढ़ाए बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में ठुड्डी पर हाथ रखे हुए, कहता है, ओ आर्गन, अगर मैं जीत गया तो? आर्गन कहता है कि वह उसकी सेवा करेगा जैसे वह उसका बड़ा भाई हो। और चार्ली कहता है, क्या बड़ा भाई? सच में? मुझे कोई छोटा भाई नहीं चाहिए जिसे मुझे संभालना पड़े। और चार्ली ये सुनने के बाद सोचने लगता है कि भविष्य को वाकई बदलने की जरूरत है। चार्ल्स जानता है कि आर्गन उस घटना के खिलाफ एक अच्छा छुपा हुआ पत्ता हो सकता है। वह तो ये भी नहीं बताता कि उसके अंदर क्या है। चार्ली कहता है कि वह उसका बड़ा भाई बनने वाली बात नहीं मानता, बल्कि इसके बजाय अगर वह जीतता है तो उसे बस एक चीज में उसकी मदद करनी होगी, सिर्फ एक चीज में। और आर्गन चार्ली से पूछता है, क्या सिर्फ एक बार? क्या तुम्हें यकीन है? आर्गन कहता है कि वह मानता है जब तक कोई असंभव मांग न हो वह कर देगा। अब चाहे तो वह अपनी सारी चीजें भी प्रोटा को दे देगा अगर वह शर्त हार जाता है। चार्ली, जो पहले ही पीठ घुमा चुका है, कहता है कि समय आने पर वे इस बारे में बात करेंगे। अलविदा, मैं जा रहा हूँ, टाटा। और आर्गन बहुत खुश होता है, क्योंकि शर्त लग चुकी है और उसने कभी शर्त नहीं हारी। आर्गन, जो जिद्दी बच्चे जैसा है, दूर से मेरी सांस की तरह चिल्लाता है, अरे मैं तुम्हें फिर से पहली मंजिल पर देखूंगा, समझे? जब तुम वहां हो ऐसा मत दिखाना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, समझे? और प्रोटा बस उसे चिल्लाते हुए सुनता है, क्योंकि वह बहुत ऊर्जा से भरा बच्चा लगता है। चार्ली को पूरा यकीन है कि इसी ऊर्जा के साथ अतीत में आर्गन ने 9 दिनों में ट्यूटोरियल पूरा किया था। आर्गन बॉस के शरीर के ऊपर से कूदता है और अपने साथियों के पास आकर कहता है कि उन्होंने जो हुआ सुना है ना?
तो उनका समय बहुत कम है, उन्हें कई पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं। और चार्ल्स, जो अभी तक दरवाजे से बाहर नहीं गया, कहता है, अरे मैं कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं बनना चाहता, लेकिन इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं, इधर देखो। और आर्गन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने ये नोटिस नहीं किया था। बाकी बचा हुआ समय रुका हुआ था, अब वह आगे नहीं बढ़ रहा था और वह लगातार देखता रहा और समय रुका हुआ था और वह खुद से पूछता रहता है कि यह कैसे हुआ, वह समय इस तरह कैसे जम गया। और आर्गन चार्ली से पूछता है कि क्या सच में टाइमर रुक गया है। चार्ली उसे बताता है कि बर्रा गांडा कोई द्वीप नहीं है, यह एक पौराणिक पालना है। और फिर आर्हन पूछता है कि ये चीजें क्या हैं जिन्हें उसने मारा। चार्ली समझाता है कि ये परजीवी हैं और ये इस पालने की जीवन शक्ति को चूस रहे हैं और बर्रा गांडा इनके कारण डूबने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे वह डूबती है सभी परजीवी मर जाते हैं और अगर कोई परजीवी नहीं बचा तो उसके डूबने का कोई कारण नहीं है। इसी वजह से टाइमर रुक गया था। और आर्हन पूछता है कि क्या वह बॉस जिसे उसने मारा परजीवियों का राजा है या कुछ ऐसा ही। चार्ल्स कहता है कि कुछ ऐसा ही, और वही बॉस था जो द्वीप के सभी परजीवियों को पैदा कर रहा था। आर्हन डैडी जैसी शक्ल बनाकर अपने विचारों में खो जाता है, सोचता है कि उसे चार्ल्स की बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो जानकारी वह दे रहा है वह ओलिंपो को भी नहीं पता। ये आदमी कौन है? चार्ल्स उसकी सोच को रोकते हुए कहता है कि समय तब तक रुका रहेगा जब तक कोई प्रशासक या चेला इसे न देख ले और क्रोनोमीटर में हस्तक्षेप करने का फैसला न कर ले। अब चार्ली खुद अपने विचारों में खो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह बात उसे ओडिन ने ही बताई थी, बर्रा गांडा का रहस्य, क्योंकि 5वां ट्यूटोरियल समय के खिलाफ एक लड़ाई है और रहस्य यह है कि जितनी जल्दी आप बॉस को हराते हैं आपके पास अंतिम बॉस को पूरा करने के लिए उतना ही अधिक समय बचता है और इस तरह आप एक नया रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। और चार्ली को ऑर्डिन की दी हुई वह व्याख्या याद आ जाती है। ऑर्डिन चार्क को बताता है कि अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ जब उसने बॉस को मारा था। उसने परजीवी बॉस को मारा और इस तरह समय रुक गया। उसके पास खाली समय था ताकि वह मुख्य बॉस को मार सके। चार्ली नया लक्ष्य है, क्योंकि समय रोकने के बाद वह इसका अच्छा उपयोग करना चाहता है और तेजी से लेवल बढ़ाना चाहता है। वह तब तक लेवल बढ़ाता रहेगा जब तक समय फिर से बहना शुरू नहीं होता। समय बहना शुरू करेगा तो वह अंतिम बॉस को मारने इरादा रखता है। वहां से दूर सभी लोग महसूस करते हैं कि क्रोनोमीटर रुक गया है। बाकी लोग सोचते हैं कि कोई गड़बड़ी हो रही है। पास में एक चालाक व्यक्ति कहता है, बेवकूफों, लेवल बढ़ाओ, बहुत पॉइंट्स इकट्ठा करो, जितना ज्यादा समय रुका रहेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है, चलो चलते हैं। उसी समय जब समय रुका था गुर्गे बहस करने लगते हैं। एक बताता है कि परजीवी ड्रैगन मारा गया। ये पहली बार है जब ऑडिन ने ऐसा किया था। दूसरा पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, क्या उसे पता है कि ट्यूटोरियल में गड़बड़ी है। और एक और खून से सना जोकर बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर इस समय ओलिम्प के साथ एक मीटिंग में चर्चा कर रहा है और वह अब भी बहुत व्यस्त है और पहुंच से बाहर है। और एक और लाल जोकर तो लगभग पागल हो रहा है क्योंकि उसे एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेटर वहां नहीं है। और इसके अलावा उसे पता है कि परजीवी ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जिसे ढूंढना लगभग असंभव है, इसलिए वे इसके लिए तैयार नहीं थे। दृश्य वहां से बहुत दूर जंगल के अंदर बदल जाता है। पक्षी उड़ने लगते हैं उस शोर से डरकर जो वे सुन रहे हैं। और ऑर्क प्रमुख अपनी आखिरी बात कहता है, क्रिक। और वह अब कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसके खोपड़ी में गहराई तक घुस चुका है और इसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। जब वह जमीन पर गिरता है तो हम देखते हैं कि यह चार था जिसने ऐसा किया, क्योंकि बहादुर ने अभी अभी ऑर्क प्रमुख को मार डाला है। सारे ऑर्क्स क्रिक 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 बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है ना, वे ऐसे बोल रहे हैं, देखो, क्रिक क्रिक क्रिक। और जो इस चैनल की पहली कृति देख चुका है वह जानता है कि क्रिक का मतलब है सीसी, फूफू, डेडे, मोमो। और वे बहुत डर जाते हैं क्योंकि इंसान ने अभी अभी उनके प्रमुख को मार डाला है और वे प्रोटा को राक्षस कहने लगते हैं, बोलते हैं कि वह एक राक्षस है। और चार्ली बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें ग्रे रंग की जल उठती हैं और ऑर्क्स की तरफ देखकर पूछता है, वो किसे राक्षस कह रहा है? अब समझ ही गए होंगे, है ना? अब तो जैसे भगदड़ मच जाती है। वे चिल्लाते हुए भागते हैं, क्रिक क्रिक क्रिक, भागो, खतरा है, भागो, राक्षस आ रहा है। और चार्ल्स उसी पस्त चेहरे के साथ खड़ा रह जाता है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि ऑर्क्स बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, सारी ताकत और हिम्मत इकट्ठा करते हैं और जितनी जल्दी हो सके भाग जाते हैं। कुछ समय बाद चार्ली को एहसास होता है कि समय फिर से चलने लगा है। तब उसे यकीन हो जाता है कि गुर्गो ने अभी अभी क्रोनोमीटर ठीक कर दिया है। चार्ली को लगा था कि उसके पास और समय होगा, क्योंकि पहली बार जब परजीवी ड्रैगन को हराया गया था तब समय रुक गया था और आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन वह जानता है कि वे लोग एक ही गलती 2 बार नहीं करेंगे। तो 4 दिन बाद समय फिर से चलने लगा। चार्ल्स बहुत संतुष्ट होता है क्योंकि उसे 4 दिन तक खूब लेवल बढ़ाने का मौका मिला। फिर बड़ी द्वीप की ओर देखते हुए उसे पता है कि अब उसे कहाँ जाना है। और इसी तरह चार्ली उस टॉवर की ओर जाने की तैयारी करता है जहां देवता रहते हैं और हमें पहाड़ की चोटी दिखाई जाती है, क्योंकि जो भी टॉवर में जाना चाहता है उसे पहले पहाड़ की चोटी तक चढ़ना होगा। ऊपर वह जगह ज्वालामुखी जैसी लगती है, लेकिन वह धुएं और बिजली से ढकी है और वहां कई लोग उस बड़े गड्ढे के किनारे खड़े हैं। जियोनन, जो पहले से ही ऊपर था, देखता है कि वहां बहुत लोग इकट्ठा होने लगे हैं। डोरा जानती है कि वहां इकट्ठा हो रहे ये सभी लोग केवल बॉस को हराकर ही अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, इसलिए कुशल प्रतिभागी मिलकर एक रेड करने जा रहे हैं। जियोनन वहां मौजूद सभी लोगों का विश्लेषण करना शुरू करता है और महसूस करता है कि उनके द्वारा उत्सर्जित मना के आधार पर संभवतः वहां मौजूद सभी लोग पहले ही स्तर 20 पार कर चुके हैं। वहां मौजूद कई लोग काफी मजबूत लगते हैं। जॉयस डिलीशिया कहती है, यह स्पष्ट है क्योंकि वे यहां तक पहुंच गए हैं, उन्हें टॉवर में प्रवेश के लिए स्तर 20 पर होना चाहिए। और जोएन पूछता है कि क्या टॉवर में मौजूद सभी खिलाड़ी मना का उपयोग करना नहीं जानते। जॉयस बताती, सिर्फ खिलाड़ी मना का उपयोग कर सकते हैं, जो उपयोग नहीं कर सकते उनमें से अधिकांश टॉवर के निवासी हैं, वे खिलाड़ी नहीं बने। और जियोन, जिसे जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, पूछता है, क्या मतलब निवासी, क्या कोई टॉवर में रहता है? वह समझाती है कि कुछ लोग टॉवर में ही जन्म लेते और वहीं बड़े होते हैं, जैसे वह और कप्तान। अगर उन्हें टॉवर द्वारा चुना गया तो सिस्टम का आशीर्वाद मिलेगा और वे पुरुषैंग बन जाएंगे। जियोन दिखाता है जैसे उसने समझ लिया। जियोन जॉयस से उसे बड़ी बहन कहकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वे बॉस
को हरा सकते हैं। वह कहती है कि उसे नहीं पता। वह कहती है कि उस बॉस को हराने का कोई तरीका नहीं है। थोड़ी ही देर बाद हमारा दोस्त अर्घान वहां पहुंचता है और जॉयस कहती है कि वह नहीं बता सकती कि उसका कप्तान कितना ताकतवर है, इसलिए शायद थोड़ी सी संभावना है। और ऊपर मौजूद तीनों लोग कहते हैं कि अर्घान और उसके साथ जो समूह था वे लोग देर से आए हैं। और वह कहता है कि वह रुके हुए समय का जितना ज्यादा फायदा उठा सकता था उठाना चाहता था। और जोएन पूछता है कि क्या चार्ल्स नहीं आएगा। और डोरा, जो एक सतर्क एल्फ है, कहती है वह तो पहले से ही यहाँ है, देखो वहाँ वह आ रहा है, प्रभावशाली चार्ल्स अमर। और वह चारों ओर देखना शुरू करता है और महसूस करता है कि अर्घान की टीम पहले से ही वहाँ मौजूद है। वह डोरा और जोएन को देखता है और चार्ली भी इन लोगों की मना को देख सकता है और देखता है कि उसकी मना का प्रवाह पहले से काफी अलग है। तो निश्चित रूप से वे लोग काफी स्तर ऊपर बढ़ चुके हैं। और जब वह उस कमीने अर्घान की ओर देखता है तभी और अर्घान चार्ली के विचारों को बीच में ही रोक देता है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे तुम्हारी टीम कहाँ है, या सोच रहे हो कि बॉस से अकेले ही लड़ोगे? चार्ल्स कहता है कि हाँ, वह अकेले ही बॉस से लड़ना चाहता है ताकि उनकी टीम की स्कोरिंग ज्यादा हो। अर्घान माथे पर हाथ रखकर कहता है, यार लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। और अब फर्क साफ तौर पर दिखने लगा है। अर्घान दूसरे स्थान पर है और चार्ल्स पहले स्थान पर। उसके आगे 7,000 से भी ज्यादा अंकों का अंतर है। अर्घान अपने दल के साथ बॉस का सामना करने का इरादा रखता है इससे पहले कि चार्ली पहुंचे। एक सहायक किरदार पूछता है क्या वह चार्ली है और उसे टीम में शामिल होने के लिए बुलाता है क्योंकि वे अभी बॉस से लड़ने जा रहे हैं। अर्घान गुस्से में एरिया अटैक करता है जिससे आसपास के सभी सहायक किरदार बिजली से झुलस जाते हैं। गुस्से में उसने उन्हें कीड़ा कहा और वह सोचता है अगर चार्ली किसी टीम में शामिल होगा तो वह उसकी ही टीम होगी। अब सभी सहायक किरदारों ने अर्घान की मौजूदगी महसूस की और डरकर उससे और उसकी टीम से भाग गए। मुख्य पात्र सोचता रह गया, क्या वह ऐसा कर सकता है? सबके सामने दूसरों को इस तरह मार सकता है? और सभी सहायक किरदार जान बचाने के लिए भागते हैं, माफी मांगते और रोते हैं। और चार्ली कहता है कि वह अब जा रहा है, उसे अच्छे काम की शुभकामनाएं देता है और कैटेला में प्रवेश करने की तैयारी करता है। और अर्घान बहुत हैरान होकर कहता है, क्या तुम अभी जा रहे हो? चार्ली कहता है, हाँ, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में समय बहुत महत्वपूर्ण है। अर्घान मुस्कुराता है और कहता है कि चार्ली कमाल का है क्योंकि उस ट्यूटोरियल की समय सीमा 1 महीना है, लेकिन वह इसे 5 दिनों में ही पूरा करना चाहता है। चार्ली किनारे पहुंचता है, कूदने की तैयारी करता है। अर्घान कहता है कि रुको ताकि वे साथ जा सकें, लेकिन प्रोटा बहुत जबरदस्त है, वह ध्यान नहीं देता और खाई में कूद जाता है। चार्ल्स नीचे स्टाइल में गिरता है, सुपर हीरो की तरह लैंडिंग करता है तो उसे सिस्टम से अलर्ट मिलता है कि वह पहले बॉस के हॉल में पहुंच चुका है जहां उसका स्वागत कई जीवों द्वारा होता है। जिस पहले जीव को वह देखता है वह एक बहुत बड़ी सांस है जो खुद को एक घातक जहर बताती है और सबकी जिंदगी के बारे में बुरा बोलती है। वहां पर एक ऑर्क, छिपकली जैसा आदमी, मकड़ी, जीजा, ग्लोबिनो, बातूनी पड़ोसी, बस सब खतरनाक जीव भी हैं। और सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसे मिशन पूरा करना है और पहले बॉस को ढूंढना है। राक्षस अपनी भालाएं उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी ढालों को जमीन पर टिकाकर एक रक्षात्मक पंक्ति बनाते हैं जो युद्ध की एक प्रभावी रणनीति है। वहां चार्ल्स और उसके पीछे कई लोग राक्षसों की सेना के सामने खड़े हैं। हमें पता चलता है कि जो लोग चार्ल्स के पास हैं वे अर्घान के समूह के सहायक पात्र हैं। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे जीव हैं जितने उन्होंने सोचा भी नहीं था और डर सब पर हावी होने लगता है। लेकिन प्रोटा का बहादुर हीरो बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि उसे सबको खत्म करना है ताकि बाद में बॉस को ढूंढ सके। चार्ल्स समझ जाता है कि द्वीप के सारे राक्षस वहीं इकट्ठा हो गए हैं, सब एक साथ। उसे पता है कि यह असंभव है कि ये सारी प्रजातियां जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती हैं एक ही मकसद के लिए वहां हों, लेकिन उसे पता है कि उन सबको उस आदमी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वह आदमी कौन? कहानी ने नहीं बताया। चार्ल्स, जो बहादुर है, सोचता है कि उसे पता है वह लड़का कहाँ है, तो वह सबको मार डालेगा और सीधे वहीं जाएगा। और इसी तरह वह अपनी तलवार इन्वेंट्री से निकालता है। और चार्ल्स को बॉस को ढूंढने की बहुत जल्दी है, इसलिए वह अपनी जादुई तलवार को विशाल अग्नि से भर देता है 2 कौशलों का उपयोग करते हुए। वहां मौजूद सभी लोग और बाकी किरदार खुश हो जाते हैं क्योंकि वे चार्ल्स की युद्ध शक्ति देख पाएंगे। उन्हें पता है कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन कितना ये नहीं जानते। उन्हें बस पता है कि वह रैंकिंग में पहले स्थान पर है और अपने कप्तान से भी आगे है जो भी बहुत ताकतवर है। वे देखना चाहते हैं कि क्या चार्ली सच में पहले स्थान के लायक है या उसे किस्मत का साथ मिला है। अर्घान भी यही सोच रहा है और हाथ बांधकर इस इंसान को एक्शन में देखता है। तब अर्घान बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन वह चार्लोट से कहता है कि वह अपनी पूरी ताकत दिखाए। और चार्ली उसके सामने खड़ा है। अचानक उन्हें तो यह भी पता नहीं चलता कि वह कब चला गया। ऐसा लगता है जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया हो। कॉन्फ़िगर किया गया।